Good evening, everyone, and let's start today's session. And it is CHSL Set 2 today. So, welcome to all of you, and let's start the session. The very first question is from Common Errors, and it is the teacher asked the students if every one of them were ready to attend practical class every day. यह क्वेश्चन जो है नरेशन से इनडायरेक्ट स्पीच का यह क्वेश्चन है और एवरी वन इस पार्ट का सब्जेक्ट है। एवरी वन इस पार्ट का सब्जेक्ट है और आप जानते हैं कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, नो वन, एनीवन, etc का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए जो इस पार्ट में वर लगा हुआ है यह गलत है। वर के जगह हमें वॉज का प्रयोग करना होगा और मैं यह ट्रिक बताऊंगा उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में वन या बॉडी वाले शब्द हों यानी एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है और यही रूल यहाँ काम कर रहा है। इसके अलावे एक बात और, अगर सब्जेक्ट के जगह पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर भी दिया गया हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। हालांकि यहाँ पहला रूल काम कर रहा है, एवरी वन इस पार्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के जगह हम वॉज का प्रयोग करेंगे यानी आंसर होगा सी। नाउ इट इज 4 days passed since I came to my hometown on vacation. वैकेशन छुट्टी, बहुत ही कॉमन वर्ड है। वैकेशन मीन्स छुट्टी और इसका एक होमोफोन होता है वोकेशन। अब इस वोकेशन मीन्स होता है पेशा। तो कई विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज होते हैं। मैं बता दूंगा आपको कि वैकेशन छुट्टी के अर्थ में आप यूज़ करें, वोकेशन पेशा के अर्थ में आप यूज़ करें। अगर वोकेशन का आपको सिनोनिम लिखना हो तो आप ऑक्यूपेशन लिख सकते हैं, आप प्रोफेशन लिख सकते हैं, आप बिजनेस लिख सकते हैं। तो यहाँ कौन सा ट्रिक काम कर रहा है? 4 days passed since I came to my hometown on vacation. 4 दिन बीत गए हैं जब से मैं अपने होम टाउन वैकेशन पर आया हूँ। जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हों, दो क्लॉज सिंस से जुड़े हों, तो सिंस के पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है और सिंस के बाद सिंपल पास्ट का। और एक बात का ध्यान रखें, उस सिंस का हिंदी होता है जब से, तब से। जब भी वाक्य में प्रयोग किए गए सिंस का हिंदी जब से, तब से हो तो उसके पहले वाला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और उसके बाद वाला पार्ट सिंपल पास्ट में होगा। यह रूल है, आपको याद करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आई केम सिंपल पास्ट पहले से ही है, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट में करने से यह करेक्ट हो जाएगा। इसलिए 2 का आंसर होगा ए। और मैं एक बार कहना चाहूँगा, आप में से जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन मैं लाइव आता हूं। आज नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते मैं लाइव नहीं आया और वीडियो को शेयर कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के ऊपर मिलेगी। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो बहुत ही टफ किताब है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, उसे शुरू किया हूं और चल रहा है, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। बहुत सारी चीज़ें चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी, सब्सक्राइब कर लें और देखें क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि अनेक लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 3 एंड माई मदर आस्क्ड मी व्हेन वुड आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। माई मदर आस्क्ड मी, यह क्वेश्चन जो है फिर इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट में आ गया। WH वर्ड इसे जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जब भी WH वर्ड किसी क्लॉज को जोड़ रहा हो तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट और तब हमें वर्ब का प्रयोग करना होता है, यानी आई पहले आएगा और वुड बाद में जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, आई वुड आंसर हो जाएगा बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज फॉर
Let he and I work together. You know, in an objective case, it is a trick that let plus objective case, let plus ऑब्जेक्टिव केस यानी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। कभी भी कहीं भी लेट के बाद अगर आप प्रोनाउन का यूज करें तो वह ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। एंड से जुड़ा है तो एंड हमेशा एक ही तरह के शब्दों को जोड़ता है, इसलिए आंसर यहाँ बी होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आई है, यहाँ पर ही है, तो ये दोनों गलत हैं, आंसर बी ही करेक्ट है। तो लेट के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा करके टेलीग्राम चैनल है, आप चैनल से जुड़ें और हर चीज़ का पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। जो सेट पहले हुए हैं इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसी नाम से कोचिंग का अपना ऐप भी है जिससे आप जुड़ करके और टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट हो चुका है जिसे मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप सभी टेस्ट जरूर दें। जो भी नए मेरे पाठक मेरे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहूँगा आप टेलीग्राम और ऐप दोनों के साथ जुड़ जाएं हमसे और टेस्ट जरूर दें। नाउ इट इज़ 5 एंड चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। यू नो, बेलीगरेंट। बेलीगरेंट मीन्स होता है वह जो स्वभावतः लड़ाकू हो, यानी रेडी टू फाइट। वह जो लड़ने के लिए तैयार रहे उसे हम बेलीगरेंट या बेलिकोस कहते हैं। तो इसका हमें सिनोनिम देना है। वेरी हॉट नहीं होगा, ब्रिलियंट नहीं होगा, क्यूपिड। आप जानते हैं ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स होता है कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। क्यूपिड बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन लोलुप, यानी वह जिसमें धन के प्रति काफ़ी लोलुपता है उसे हम क्यूपिड कहते हैं। धन लोलुप, आप इसे लालची भी कह सकते हैं। क्यूपिड मीन्स लालची, धन लोलुप। अब इसके लिए अगर आप दूसरा वर्ड सीखना चाहते हैं तो आपको नोट करना चाहिए। इट इज अवारिशस एंड ग्रीडी। अवारिशस एंड ग्रीडी क्यूपिड का सिनोनिम हो जाएगा। यू नो, एग्रेसिव मीन्स आक्रामक, आक्रामक, लड़ने पर उतारू, लड़ने पर उतारू, आक्रामक। इसलिए आंसर 5 का डी होगा। इसमें हमें सिनोनिम बताना था। 5 का आंसर डी। नाउ इट इज 6 हियर एंड द क्वेश्चन इज बीरेट। बीरेट का हमें सिनोनिम बताना है। तो जो शब्द है बीरेट, इसका अर्थ होता है फटकार लगाना, डांटना, मतलब जबरदस्त रूप से डांटना बीरेट होता है। धिक्कारना भी कह सकते हैं। डांटना, धिक्कारना बीरेट होता है। इसका सिनोनिम स्कॉल्ड स्ट्रांगली होगा। हाँ, यदि ऑप्शन में स्कॉल्ड नहीं होता तो इसका सिनोनिम रेब्यूक भी हो जाता, रेप्रिमांड हो जाता, चाइड हो जाता। ये सभी सिनोनिम है, स्ट्रांगली लगा दिया जाएगा तो ये सभी बीरेट बन जाएंगे। नाउ इट इज रिस्ट्रेन। यू नो, रिस्ट्रेन मीन्स नियंत्रित करना, कंट्रोल, टू कर्ब, नियंत्रित करना, कंट्रोल और टू कर्ब इसका सिनोनिम होता है। कन्फर, कन्फर मीन्स होता है देना, खास करके सर्टिफिकेट वगैरह देने में। और प्रेपोजिशन याद कर लेंगे, कन्फर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन लगता है। इसका प्रयोग देना के अर्थ में होता है। कन्फर मीन्स देना, अर्पित करना, यानी खास तौर पर सर्टिफिकेट वगैरह कन्फर किया जाता है। दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में सर्टिफिकेट कन्फर किया जाता है। तो कन्फर के साथ प्रेपोजिशन आप ऑन लगाएं। यू नो, डिले, डिले मीन्स विलंब करना। और कई बार डिले का सिनोनिम पूछा जा चुका है, मैं भी अपने सेट में पूछ चुका हूं। आप जानते हैं, मैंने बताया है डिले के लिए आप पुट ऑफ का यूज कर सकते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट का यूज कर सकते हैं, आप लोइटर का यूज कर सकते हैं, आप डाउडल का यूज कर सकते हैं। ये सभी डिले के लिए यूज होने वाले सिनोनिम हैं, तो आप जरूर याद करें। और मैं जितना बताता हूँ अगर आप ये सभी वर्ड याद करें
तो किसी भी कंपटीशन में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। वर्ड, ग्रामर, ईच एंड एवरीथिंग इज टॉट बाय मी हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एंटोनिम एंड इट इज फ्रीवलस। यू नो फ्रीवलस मीन्स होता है तुच्छ, मामूली, तुच्छ, मामूली। इसका सिनोनिम होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स होता है तुच्छ और मामूली, तो आप जानते हैं यह ट्रिवियल जो है सिनोनिम हो जाएगा फ्रीवलस का। इनसिग्निफिकेंट भी इसका सिनोनिम होता है और इसलिए सिग्निफिकेंट इसका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। तो फ्रीवलस मीन्स तुच्छ, मामूली और सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इसलिए 7 का आंसर होगा बी। नाउ इट इज सी, फियरलेस। फियरलेस मीन्स निर्भय। फियरलेस मीन्स निर्भय, निडर। और परमिसिव, तो परमिशन शब्द का एडजेक्टिव है परमिसिव, यानी अनुमति योग्य। परमिसिव, परमिशन का एडजेक्टिव है यह शब्द जो है एडजेक्टिव ऑफ परमिशन है। Adjective of permission. Now it is 8 here and choose the antonym of the given word and the question is recalcitrant. Recalcitrant का प्रयोग हम उदंड के अर्थ में करते हैं। उदंड, recalcitrant उदंड के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। You know excitable, एक जो एक्साइट कर दे, इट मीन्स उत्तेजना योग्य। एक्साइट का एडजेक्टिव एक्साइटेबल हो जाएगा। सबमिसिव यानी रिकैल्सिट्रेंट का एंटोनिम अगर हमें देना है तो यह बिल्कुल सबमिसिव ही होगा। सबमिसिव को एक तरह से आप दब्बू कह सकते हैं, दब्बू। और हामी भरने वाला, यानी हर बात में जो हाँ कहे, जो ना कहे ही नहीं, उसे हम सबमिसिव कहते हैं। जो हर बात में हाँ कहे, ना कहना ही न जाने, उसे हम सबमिसिव कहते हैं। परमिसिव अभी हमने बताया, परमिसिव जो है अनुमति योग्य होगा। और एम्बिवैलेंट है वह व्यक्ति जो गोल मटोल जवाब दे, जिसका जवाब ना स्पष्ट रूप से हाँ लगे और ना अस्पष्ट रूप से ना लगे, उस जवाब को एम्बिवैलेंट रिप्लाई कहते हैं। गोल मटोल या द्विअर्थी, गोल मटोल या द्विअर्थी, दो अर्थ रखने वाला। तो 8 का आंसर बी होगा, एंटोनिम देना है। नाउ इट इज 9 हियर एंड यह क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप। यू नो इंटेंशनल जो है इसका हिंदी होगा इरादतन। इंटेंशनल मीन्स इरादतन। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है बर्बादी। डिस्ट्रक्ट वर्ब का नाउन है डिस्ट्रक्शन, और इंटेंशन नाउन का एडजेक्टिव है इंटेंशनल। यह एडजेक्टिव है, यह अपने आप में नाउन है। डिस्ट्रक्ट से डिस्ट्रक्शन बना और इंटेंड से इंटेंशन बना, इंटेंशन से इंटेंशनल बना। इसका रूट वर्ड इंटेंड है। और रेस शब्द का एडजेक्टिव होता है रेशियल। इसका रूट वर्ड रेस है। रेस मीन्स जाति और संप्रदाय, और रेशियल मीन्स सांप्रदायिक, यानी एक ही जाति के लोगों का विनाश जानबूझकर उसे क्या कहें, तो ए में होमिसाइड है। होमिसाइड मीन्स होता है नरसंहार। होमिसाइड मीन्स नरसंहार, एक साथ समूह में लोगों को मार डालना। जेनोसाइड है वंश संहार, वंश संहार, जाति संहार, वंश संहार, जाति संहार। तो रेशियल है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। फ्रैट्रिसाइड, यू नो भाई की हत्या। फ्रैट्रिसाइड इट मीन्स भाई की हत्या, और रेजिसाइड राजा की हत्या।
राजा की। बार बार आने वाले ये सभी प्रश्न हैं, इन्हें आप लोग याद करें और प्रत्येक दिन मेरे लाइव क्लास में जुड़ें 8 बजे से। नाउ इट इज 10, वन हु टॉक्स इन स्लीप, यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वह जो नींद में बोलता है। तो सोमनैम्ब्यूलिस्ट, सोमनैम्ब्यूलिस्ट इट मीन्स नींद में भ्रमण करने वाला, नींद में घूमने वाला सोमनैम्ब्यूलिस्ट होता है। और सोमनिलोक्वेंट या सोमनिलोक्विस्ट दोनों ही यूज होता है, नींद में बरबराने वाला या नींद में बोलने वाला, नींद में बोलने वाला या नींद में बरबराने वाला। गैर्यूलस वाचाल, ज़्यादा बोलने वाला, बकबक करने वाला। और टॉकेटिव बातूनी, बातूनी ज़्यादा बात बनाने वाला। तो वह जो नींद में भ्रमण करे उसे सोमनैम्ब्यूलिस्ट कहते हैं, वह जो नींद में बोले उसे सोमनिलोक्वेंट या सोमनिलोक्विस्ट कहते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है वो क्वेंट है, तो 10 का आंसर बी होगा। नाउ इट इज 11 हियर एंड चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेज। इन डबल क्विक टाइम इट मीन्स बहुत जल्दी, इन डबल क्विक टाइम स्पष्ट है ना, बहुत जल्दी। इन डबल क्विक टाइम, एक तो क्विक है उसके पहले डबल लगा दिया गया, इट मीन्स वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। मच टाइम और स्टीडीली, स्टीडीली मीन्स होता है लगातार रूप से, स्टीडी एजेक्टिव का एडवर्ब बनाते हैं तो स्टीडीली हो जाता है। और ग्रेजुअल एजेक्टिव है, उससे जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो ग्रेजुअली हो जाएगा, धीरे धीरे। ग्रेजुअली का अगर आपको एंटोनिम लिखना हो तो आप रैपिडली लिखेंगे, इसका एंटोनिम ग्रेजुअली का रैपिडली होगा। और फास्ट होगा, भूल के फास्ट में एलवाई न लगाएं, तेजी से के अर्थ में। तो 11 का आंसर ए होगा, वेरी क्विकली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 12, यह भी इडियम है, क्वियर समबडी स्पीच, यानी बना बनाया खेल बिगाड़ देना। बना बनाया खेल बिगाड़ देना, यानी किसी के प्लान को चौपट कर देना। बना बनाया खेल बिगाड़ देना, इट मीन्स टू अपसेट हिज प्लान। अब यहाँ हिज ही दिया गया है तो यही हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपसेट हिज प्लान। अपसेट वंस प्लान होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। खैर, रेप्रीमांड मैं बता चुका हूँ, फटकार लगाना, रेप्रीमांड मैं बता दिया हूँ। फटकार लगाना स्कॉल्ड, रेब्यूक इसके सिनोनिम होते हैं। बिरेट भी इसका सिनोनिम होता है, फटकार लगाना। चेक आप जानते हैं, वर्कअप किसी को तैयार करना, रेडी करना, प्रेरित करना वर्कअप होता है। नाउ इट इज 13 हियर, और फीलर है, बड़ा महत्व है फीलर का एग्जामिनेशंस में। एब्सॉल्व मीन्स होता है बरी करना, रिहा करना, मुक्त करना। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। एक्विट इसका सिनोनिम होता है, और एक्विट के साथ भी ऑफ लगता है। अगर हम एब्सॉल्व के साइनों की बात करें तो यह एक्विट है, और एब्सॉल्व हो चाहे एक्विट हो, दोनों ही अपने साथ ऑफ लेते हैं। याद करने की चीज़ है, आप याद करेंगे, एब्सॉल्व रिहा कर देना, बरी कर देना, एक्विट इसका सिनोनिम होगा, और दोनों ही हमेशा ऑफ लेते हैं, इसलिए 13 का आंसर सी होगा। आप सभी इन चीज़ों को याद करेंगे। अगला प्रश्न है, आई हैव नेवर हर्ड हिम डैश, मैंने कभी उसे नहीं सुना है डैश करते हुए, स्माइल करते हुए हम सुनते नहीं हैं, क्योंकि स्माइल में साउंड नहीं होती। लाफ, लाफ मीन्स हंसना, और हंसी में साउंड होती है, इसलिए आंसर होगा बी। अब लिम्प जो है, लिम्प लंगड़ाना, साउंड से यह संबंध ही नहीं रखता है। लिम्प मीन्स पैर घसीट कर चलना या लंगड़ाना, और मॉक मीन्स होता है खिल्ली उड़ाना। मॉक अपने बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट लेता है, मॉक एट फिक्स्ड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। तो आप सभी सुने, आज के टेस्ट के टॉपर अंशु कुमार सिंह हैं। इन्होंने 50 में
40.5 यानी 40.5 मार्क्स प्राप्त किए। फर्स्ट रैंक पे हैं आप अंशु कुमार सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नीरज सोमानी सेकंड पोजीशन पे हैं, 23.5 इनका मार्क्स है और संदीप कुमार का 23 है। अन्य कई विद्यार्थी पार्टिसिपेंट्स टोटल कितने थे मैंने यहाँ मेंशन किया है, 74 थे। 74 में मैंने 3 रिजल्ट लिए हैं, बाकी के नंबर 20 के नीचे थे और 21 तक थे तो मैंने उन्हें नहीं लिया। मैं आप सभी से बोलूँगा कि अधिक से अधिक आप जो है टेस्ट में भाग लें और दूसरों को भी बताएं टेस्ट में भाग लेने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फ्री हियर, देयर इज़ नो चार्ज, देयर इज़ नो फी फॉर दिस टेस्ट, एवरीथिंग इज़ फ्री। तो आप दूसरों को बताएं, इतनी अच्छी व्यवस्था है जिसमें आपका ऐप पर टेस्ट लिया जा रहा है। एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा नाम से ऐप है, यहाँ भी नाम है, इस नाम से ऐप है, ऐप को डाउनलोड करें। मॉक टेस्ट में जा करके आप देखें, एयरफोर्स का सेट बहुत सारा पड़ा हुआ है, एयरफोर्स का भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अब CHSL का टेस्ट चल रहा है, फिर आगे एयरफोर्स का चलेगा। एग्ज़ाम अभी उसका डेट बढ़ गया है इसलिए थोड़ा सा रोका हूँ, फिर वो चलने लगेगा। तो आप सभी टेस्ट दें, औरों को ज़रूर बताएं टेस्ट के बारे में। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू अंशु, नीरज सोमानी एंड संदीप कुमार, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स to all those who participated in the exam but unfortunately they did not do very well, but अगले एग्जाम से आप अच्छा करने की कोशिश करें। Now the next question is let me dash the candle, phrasal verb से है, आप जानते हैं switch off, switch off means होता है बंद करना, टेलीविज़न वगैरह को बंद करने में स्विच को बंद, स्विच से जिस चीज़ को बंद करना हो उसमें स्विच ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेट मी डैश द कैंडल, ब्लो आउट मीन्स होता है फूंक कर बुझाना, फूंक कर बुझाना, कैंडल वगैरह को फूंक कर बुझाया जाता है, फूंक मार कर बुझाया जाता है, इसलिए बेहतर होगा यहाँ ब्लो आउट का प्रयोग करना और यही होगा। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना, आग बुझाने के लिए हम एक्सटिंग्विश का प्रयोग करते हैं, इसका सिनोनिम डाउज होता है, इसका सिनोनिम सीज भी होता है, सीज। ब्लो अप, ब्लो अप मीन्स होता है उड़ा देना विस्फोट के द्वारा, ब्लो अप मीन्स उड़ा देना, बम इत्यादि के द्वारा उड़ा देना ब्लो अप होता है। तो 15 का आंसर बी होगा, ये फ्रेजल वर्ब है, आप इसे याद करेंगे। बीवेयर ऑफ दैट डैश थीफ, बीवेयर ऑफ दैट डैश थीफ। अब थीफ के लिए यहाँ सूटेबल एडजेक्टिव आपको सेलेक्ट करना है। वेटरन मीन्स होता है शातिर, शातिर, इसे अनुभवी भी कहें गुड सेंस में, अनुभवी। मैच्योर परिपक्व, मैच्योर परिपक्व। कन्फर्म्ड जिसकी पुष्टि हो चुकी हो, पुष्टि। कन्फर्म्ड है, अब मैं कन्फर्म का हिंदी लिख रहा हूँ, पुष्टि करना V1 का हिंदी मैंने लिखा यहाँ, पुष्टि करना। हम्बल, हम्बल मीन्स विनम्र, हम्बल मीन्स विनम्र। तो अब देखना है कि थीफ के लिए अब विनम्र, हम्बल आप डी नहीं सेलेक्ट कर सकते, आप सी नहीं सेलेक्ट कर सकते, बी भी नहीं, एक ही है। वेटरन थीफ होता है वह जो माहिर है चोरी करने में, उसे हम वेटरन थीफ कहते हैं। इसका प्रयोग गुड सेंस में भी यूज होता है, वह जो किसी काम का काफ़ी अनुभव रखता हो उसे भी हम वेटरन कहते हैं। नाउ इट इज़ 17 हियर और हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। माई फ्रेंड सेड टू मी, हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। मेरे मित्र ने मुझसे पूछा क्या मेरे पिताजी कलकत्ता से वापस आ गए हैं। तो पूछा, सेड टू यह नहीं होगा, आस्क्ड इस पर हम विचार करेंगे, टोल्ड मी नहीं होगा, इंक्वायर्ड इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे विचार क्योंकि इंक्वायर के बाद ऑफ लगता है और यहाँ ऑफ नहीं है, इसलिए यह नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। अब कन्फर्म है बिना पूरा चेक किए कि यही होगा। अब देख लें, माई फ्रेंड आस्क मी इफ, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है, यहाँ इफ किया जा रहा है, सही है। सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी है, तो माई फादर, माई फादर एकदम करेक्ट है, हैज़ के बदले हैड सही है। रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता, द आंसर इज करेक्ट, 17 का बी होगा। नाउ इट इज 18 हियर, चूज द पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। मोना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। अब इसका हमें पैसिव करना है, तो इसका बेस्ट पैसिव अगर हम कहें
तो चूंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, पहले हम ए लेटर वाला बनाएं, बेहतर होगा। ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई मोना टू हर फादर। देखते हैं, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई मोना, आंसर सी होगा। ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई मोना टू हर फादर। हाँ, यदि ऑप्शन में यह नहीं रहता और रहता कि ए लेटर वॉज बीइंग रिटन टू हर फादर बाई मोना तो चलता, उसे भी चलाते, लेकिन बेस्ट यही होता है कि V3 के बाद पहले आप बाई का प्रयोग कर लें और तब अदर वर्ड का प्रयोग करें। यहाँ टू हर फादर अदर वर्ड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट and it is 19 and you know it is sentence arrangement। सेंटेंस अरेंजमेंट है और सभी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हैं, सबके बाद फुल स्टॉप दिख रहा है, यानी सभी अपने आप में कंप्लीट हैं। तो यह फुल्ली अरेंजमेंट हुआ, सेंटेंस अरेंजमेंट हुआ। तो इसमें हमें देखना होता है कि सबसे पहली घटना कौन होगी और कौन कौन घटनाएं उसे रिलेट कर रही हैं, और एक कहानी, एक क्रम बनाना होता है। इट ड्रोव द शिप अशोर। अशोर मीन्स होता है किनारा। शोर का जब हम शोर का जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो अशोर हो जाता है किनारा। इट रिमेंड यानी कोई चीज है जिसके लिए इट लगाया जा रहा है और उसने जहाज को किनारे लगा दिया। इट रिमेंड देयर फॉर सेवरल डेज। ऐसा लग रहा है कि इसके बाद क्यों होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि इट रिमेंड देयर, यानी जो शिप वहाँ चली गई किनारे पर, वो वहाँ सेवरल डेज तक पड़ी रही। द विंड, आंसर आर से शुरू होगा, क्योंकि यह इट लगा किसके लिए, तो द विंड के लिए। द विंड वाज स्ट्रॉन्ग, द शिप रैन ऑन टू द, नहीं, सबसे पहले आर होगा। द शिप वाज स्ट्रॉन्ग। हमें ऑप्शन देखना चाहिए। देखिए आर यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, बस एकमात्र सी ही क्रम है जो आर से शुरू हो रहा है। तो अरेंजमेंट बनाते समय बहुत से विद्यार्थी घबरा जाते हैं। घबराए नहीं, बिल्कुल क्लू पकड़ें, ओपनर पकड़ें, और यदि आप ओपनर को पकड़ लेते हैं तो आप बहुत हद तक या तो बना लेते हैं या दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, दो पर ही विचार करना होता है। द विंड वाज स्ट्रॉन्ग यानी हवा तेज थी। द विंड वाज स्ट्रॉन्ग, हवा तेज थी। अब तेज हवा के चलते क्या हुआ, तो तेज हवा ने शिप को एशोर कर दिया, यानी किनारे लगा दिया। अब क्या हुआ, द शिप रैन ऑन टू द सैंड एंड इट रिमेंड देयर, यानी अब वो बालू में शिप चला गया, बालू में शिप चला गया। बालू में जाने के चलते वहाँ सेवरल डेज तक पड़ा रहा, यानी 19 का आंसर सी होगा। नाउ इट इज़ 20, नो इट इज़ पैसेज। तो पहले पैसेज है और बाद में क्वेश्चन है। सामान्य तौर पर पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और फिर पैसेज करना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ समझाना है इसलिए मैंने ऐसे किया है, और अगले स्लाइड में क्वेश्चन के साथ आपको पैसेज मिलेगा। यू नो पॉवर्टी इज क्रूअल, यानी गरीबी निर्दयी होता है। अब यहाँ निर्दयता की बात गरीबी के लिए की जा रही है। पॉवर्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पुअर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पुअर। पुअर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो पॉवर्टी, यानी गरीबी को कहा जा रहा है कि यह निर्दयी है। पॉवर्टी इज क्रूअल बट इट इज क्यूरेबल। अब यहाँ देखिए, एक जगह नेगेटिव बात की गई और एक जगह पॉजिटिव बात, एक साथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल रहा है। पॉवर्टी क्रूएल है यानी ये निर्दयी है, लेकिन इसका इलाज है। ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है। लाइलाज शब्द का अंग्रेजी होता है इनक्यूरेबल, यानी क्यूरेबल का एंटोनिम इनक्यूरेबल होगा और इसका हिंदी हो जाता है ला इलाज। एक बार आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो पॉवर्टी इज क्रूएल बट इट इज़ क्यूरेबल एडजेक्टिव है अपने आप में, क्योर वर्ब से बना है क्यूरेबल। पॉवर्टी क्रूएल है लेकिन इसका इलाज है। द ओनली नोन क्योर, यानी पॉवर्टी को ठीक करने का, पॉवर्टी से मुक्ति के लिए एक नोन क्योर है। वह कौन सा नोन क्योर है, वह विदित इलाज है। विदित यानी नोन होता है, यानी जो हमें मालूम है। वह क्या है भाई, तो द ओनली नोन क्योर इज इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इंस्टीड ऑफ वर्ल्डली आइडियोलॉजी। और वर्ल्डली आइडियोलॉजी मीन्स होता है बात बनाना। बात बनाने से नहीं होगा, यहाँ लेखक कह रहे हैं
सिर्फ लंबी चौड़ी बातें करने से नहीं होगा, सपनों की दुनिया में रहने से नहीं होगा। अगर आप पॉवर्टी का इलाज करना चाहते हैं, इससे मैंने क्योर कर देना चाहते हैं, तो इसके लिए इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म को अपनाना होगा। प्रैग्मेटिज्म क्या है भाई? तो व्यवहारिकता है, जो किसी चीज़ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखे उसे प्रैग्मेटिक कहते हैं, और उसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रैग्मेटिज्म होता है। यानी जो व्यवहारिक तौर पर हो वह प्रैग्मेटिक होता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रैग्मेटिज्म होता है। यानी लेखक ने इस लाइन में यही कहा कि पॉवर्टी का इलाज हो सकता है, और कैसे इलाज होगा? तो वोली आइडियोलॉजी से नहीं होगा, लंबी चौड़ी बातें करने से, बात बनाने से नहीं होगा। इसके लिए आर्थिक प्रैग्मेटिज्म में आना होगा। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट। अब अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के क्षेत्र में आइडियोलॉजी मीन्स होता है विचारधारा। यहाँ विचारधारा नहीं, यहाँ बात बनाना इसे कहा जा रहा है। एकदम कॉमन शब्द में समझिए, बिहारी शब्द में। द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट, यानी अगर आप में ऐसी आदत है बात बनाने की, तो इसने आज तक कोई फल नहीं दिया है। आइडियोलॉजी से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। वी हैव काउंटलेस चांसेस फॉर डेवलपमेंट, हमारे पास विकास के लिए अनगिनत मौके हैं। काउंटलेस एडजेक्टिव है, काउंट से बना है, काउंटलेस मीन्स होता है अनगिनत, काउंटलेस मीन्स होता है अनगिनत। वी हैव काउंटलेस चांसेस फॉर डेवलपमेंट, यानी हमारे पास विकास के लिए अनगिनत मौके हैं। डेवलपमेंट का सिनोनिम कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। डेवलपमेंट के लिए आप एवोल्यूशन का यूज करिए, प्रोग्रेस का यूज करिए। अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई, यानी मौके, अवसर दोगुने हो जाते हैं, यानी इनकी वृद्धि हो जाती है। मल्टीप्लाई कर जाते हैं, यानी ये ऑगमेंट कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। ऑगमेंट वृद्धि होना, मल्टीप्लाई वृद्धि होना, इंक्रीज वृद्धि होना, ग्रो वृद्धि होना। तो अपॉर्चुनिटीज मौकों में वृद्धि हो जाती है, अवसर काफ़ी मल्टीपल हो जाते हैं। व्हेन दे आर सीज्ड, आप ध्यान देंगे समय का यूज कर लेना प्रॉपर टाइम पर, उसे सीज करना कहलाता है। अपॉर्चुनिटी के लिए, टाइम के लिए सीज का प्रयोग होता है। इट मीन्स आपने उस टाइम को यूज कर लिया, सीज कर लिया। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी को यूज कर लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। दे डाई व्हेन नेगलेक्टेड, और यदि अपॉर्चुनिटीज़ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, महटिया देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो डाई कर जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। डाई मीन्स समाप्त होना, डाई कर जाती है, समाप्त हो जाती है। वी हैव बेयरली टैप्ड आउट इमेजरेबल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, यानी लेखक ने कहा टैप्ड आउट, टैप्ड मतलब होता है कोई डब्बा बंद चीज। अब टैप्ड आउट मीन्स होता है खोल देना, तो शायद ही हमने कभी खोला है। बेयरली महज शायद ही हमने कभी खोला है उस पोटेंशियल को जो इमेजरेबल है, यानी हमारे पास अथाह शक्ति है ग्रोथ की, हमारे पास अथाह संभावनाएं हैं, और हमने उन संभावनाओं को शायद ही कभी टैप किया है, यानी कभी यूज करने की कोशिश की है, कभी उसे खोलने की कोशिश की है। इमेंस मैन पावर, सुपर्ब स्किल्स एंड एंटरप्राइज आर टू इंडिया। भारत में क्या है भाई? तो भारत में कहा जा रहा है इमेंस मैन पावर है, यानी यहाँ बहुत अधिक मैन पावर है, यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, यानी यहाँ वर्कर्स की कमी नहीं है, यहाँ तो जनसंख्या में हम लोग धनी है काफ़ी, तो इमेंस मैन पावर है यहाँ। सुपर्ब स्किल्स है, यानी कला में भी, ज्ञान में भी हम निपुण हैं, और उत्कृष्ट ज्ञान है हमारे पास, अव्वल दर्जे का ज्ञान है, सुपर्ब है। एंटरप्राइज है हमारे यहाँ, यानी उद्यम भी है हमारे यहाँ, हम उद्यमी भी है, यानी हम रिस्क लेने से, हम परिश्रम करने से भी पीछे नहीं हटते। व्हाट ऑयल इज टू द मिडिल ईस्ट, यहाँ तुलना की जा रही है कि मिडिल ईस्ट में क्या है, तो मिडिल ईस्ट के पास, वहाँ के जो देश हैं उनके पास ऑयल है, उनके पास केवल तेल है, उनके पास केवल ऑयल है, जबकि हमारे यहाँ तो मैन पावर है, सुपर्ब स्किल्स हैं और एंटरप्राइज है। द ओनली डिफरेंस इज दैट
अंतर सिर्फ इतना है कि द ऑयल विल बी डिप्लीटेड वन डे, एक दिन ऑयल का क्षरण हो जाएगा, एक दिन ऑयल समाप्त हो जाएगा। डिप्लीट का एंटोनिम पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो अगर डिप्लीट का एंटोनिम लिखना हो तो आप रिप्लीट लिखें। रिप्लीट मीन्स होता है पुनः भर देना और डिप्लीट मीन्स होता है खाली कर देना। तो द ओनली डिफरेंस इज दैट द ऑयल विल बी डिप्लीटेड वन डे, एक दिन ऑयल समाप्त हो जाएगा। भाई कोई चीज़ है, लगातार जब उसे हम डिप्लीट करेंगे तो वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, समाप्त कर जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने डिप्लीट का साइनो बोल दिया। डिप्लीट का साइनो होता है एग्जॉस्ट और एंटो होता है रिप्लीट, तो एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। बट आवर ह्यूमन रिसोर्सेज विल नेवर बी, लेकिन हमारे यहाँ जो मानव संसाधन है, हमारे यहाँ जो साधन के रूप में हम ह्यूमंस हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये था पैसेज। अब एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। पैसेज में क्या कहा लेखक ने कि जब बात इकोनॉमिक्स की होती है, जब बात अर्थ की होती है, तो यहाँ आइडियोलॉजी कोई फ्रूट बियर नहीं करता। बियर मीन्स जन्म देना, पैदा करना। तो अगर बात हम देखिए इस लाइन पर आप ध्यान दें, अगर आप इस लाइन पर फोकस करें तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह से पैसेज आप बना सकते हैं। प्रश्न किया गया कि इकोनॉमिक्स में आइडियोलॉजी के बारे में क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या संदर्भ में क्या बात कही गई है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जब बात अर्थ की हो तो वहाँ बातें नहीं चलती, यानी इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, बिल्कुल नहीं। हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, यही होगा। अब वहाँ लेखक ने बियर का प्रयोग किया। आप जानते हैं बियर शब्द मीन्स उपजाना होता है, पैदा करना होता है। इसका दूसरा रूप बोर होता है और इसका तीसरा रूप एक बॉर्न होता है और एक BORNE होता है। यह केवल जन्म के अर्थ में आता है और यह ढोने सहने दोनों अर्थों में आता है। बियर का केवल जन्म देना ही अर्थ नहीं होता है, ढोना सहना भी होता है। अब इस बियर का हमें साइनो लिखना हो तो बियर का साइनो यील्ड होता है, बियर का साइनो प्रोड्यूस होता है, बियर का साइनो बिगेट होता है, इसका साइनो जेनरेट होता है। ये सभी बियर के साइनो है। सबका अर्थ होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। तो यही कहा गया कि इकोनॉमिक्स में आइडियोलॉजी जो है वो कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, उससे कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होती, यानी 20 का आंसर बी होगा। नाउ इट इज़ 21। अनलाइक द ऑयल पजेस्ड बाय द मिडिल ईस्ट, आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब लास्ट लाइन को आप देख लें, लास्ट लाइन को आप देख लें, यानी आप यहाँ से लेकर के देखें और यहाँ तक देखें। इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑयल विल बी डिप्लीटेड वन डे, एक दिन ऑयल समाप्त हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज कभी समाप्त नहीं होंगे। यानी अनलाइक मतलब के विपरीत, अनलाइक एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है के विपरीत। पजेस मीन्स होता है धारण करना, V1 का ही अर्थ में लिखता हूँ हमेशा, पजेस धारण करना। अनलाइक द ऑयल पजेस्ड बाय द मिडिल ईस्ट, आवर ह्यूमन रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे। तो आर नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट, विल ऑल्सो आंसर ए होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं कभी एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, समाप्त कभी नहीं होंगे। मैंने अभी अभी बताया कि डिप्लीट शब्द जो है इसका सिनोनिम एग्जॉस्ट होता है, यहाँ आ गया। विल बी एक्सपोर्टेड टू नहीं, बाकी सब पढ़ना भी बेकार है। आंसर स्पष्ट रूप से 21 का ए होगा। नाउ इट इज 22 एंड द क्वेश्चन इज फेवरेबल चांसेस एंड ओपनिंग्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर गो ऑन इंक्रीजिंग इफ। इस लाइन के आंसर के लिए यहां ध्यान दें आप, यहां अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई व्हेन दे आर सीज्ड, दे डाई व्हेन नेग्लेक्टेड। यहाँ लेखक ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ वृद्धि कर जाती हैं, मल्टीप्लाई कई गुना कर जाती हैं वो, जब हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं, जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं और उसके अनुरूप काम कर जाते हैं, और वे समाप्त हो जाती हैं जब हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। यानी अब इसका आंसर हमें दे देना है। तो फेवरेबल चांसेज एंड ओपनिंग्स, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ लेखक ने दिया और यहाँ हमें भरमाने के लिए फेवरेबल चांसेस दे रहे हैं। आप समझ लें
कि ये टेक्निक है लेखक का, इसे आप अपॉर्चुनिटीज मानिए। अपॉर्चुनिटीज एंड ओपनिंग्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर गो ऑन इंक्रीजिंग इफ दे आर नॉट नेग्लेक्टेड इवन आफ्टर दे पेरिश। वी गार्ड आवर सेल्व्स अप्रोप्रिएटली अगेंस्ट देम, वी नेग्लेक्ट, दे आर टैप्ड एंड यूटिलाइज्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैंने कहा था, मैंने समझाया था कि सीज करने का मतलब होता है यूटिलाइज कर लेना अप्रोप्रिएट टाइम पर। अप्रोप्रिएट टाइम पर किसी चीज़ को, उपयुक्त समय पर किसी चीज़ का यूटिलाइज कर लेना ही टैप करना कहलाता है, टैप। तो टैप का मीनिंग यहाँ वही है। तो 22 का आंसर डी होगा। नाउ इट इज़ 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए रेमेडी टू एलिविएट पॉवर्टी। पॉवर्टी को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन निदान का काम कर सकता है। एलिविएट शब्द जो है इसका अर्थ होता है दूर करना, शमन करना, कम करना भी इसका अर्थ होता है। तो इसका साइनो होगा इरेडिकेट, इसका सिनोनिम होगा इरेडिकेट, एलिमिनेट, अपरूट, रूट आउट, रिमूव। ये सभी दूर करना के लिए वर्ड हो जाएंगे, यानी एलिविएट का सिनोनिम हो जाएगा। तो कौन सा इसमें उपाय बताया जा रहा है, कौन सी रेमेडी बताई जा रही है जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो चेरिशिंग आवर आइडियोलॉजी। अब बताइए, अगर हम केवल बात बनाने को चेरिश करते रहें, चेरिश करना मीन्स लालन पालन करना, नहीं, लेखक ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि बात बनाते रहो और गरीबी दूर हो जाएगी। ये कहा पहले ही कि पॉवर्टी इज क्रूएल बट इट इज़ क्यूरेबल। ये क्रूएल है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है, इसका इलाज संभव है। लालन पालन करना, चेरिश, नर्चर, फोस्टर, ये सभी सिनोनिम होते हैं। ए नहीं होगा। बी में इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। अब ये लेखक ने कहीं नहीं कहा कि मिडिल ईस्ट से तेल मंगाइए और गरीबी दूर कर लीजिए, नहीं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर वर्कफोर्स एंड अदर रिसोर्सेज, येस, अकॉर्डिंग टू द राइटर आपका आंसर सी होगा कि हमारे पास जो भी वर्क फोर्स है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की गई है, तो जो भी हमारे पास वर्क फोर्स है, जो मैन पावर है, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, ऑप्टिमम का सिनोनिम होता है मैक्सिमम, इसका दूसरा सिनोनिम ऑप्टिमल भी होता है। एंटोनिम मिनिमल या मिनिमम हो जाएगा। तो आंसर 23 का सी होगा। नाउ it is 24. The author's view about the capacity and resources for growth is that, author के विचार को बताना है कैपेसिटी और रिसोर्सेज के संदर्भ में, किसके लिए, तो ग्रोथ के लिए, यानी ग्रोथ के लिए जो संसाधन और क्षमता है उसके बारे में ऑथर की क्या राय है यह बताना है। तो ऑथर ने कहा कि हमारे पास इसकी कमी नहीं है, कहीं यह बात कही गई है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि वी हैव, नहीं ये नहीं है, इसमें लाइन है वी हैव, हाँ ये है, वी हैव काउंटलेस चांसेस फॉर डेवलपमेंट। हमारे पास डेवलपमेंट के लिए काउंटलेस चांसेस हैं, और लेखक यहाँ सजेस्ट किए कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई करेंगी यदि हम उन्हें सीज कर लेंगे। यानी अगर हम इन लाइंस को देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ देम बट वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड देम। हाँ बिल्कुल, हम गरीब क्यों हैं, हमारे पास मौके की कमी नहीं है, अवसर की कमी नहीं है, हमने उन्हें टैप नहीं किया, हमने उन्हें यूटिलाइज्ड नहीं किया, यानी हमने उन्हें टैप्ड नहीं किया। हमारे पास इमेजरेबल पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, लेकिन हमने उसे यूज़ ही नहीं। ये भी लाइन ठीक है, ये भी लाइन, दोनों लाइन यहाँ जो है जरूरी है इस प्रश्न के आंसर के लिए, ये दोनों लाइन जरूरी है। 24 का आंसर ए होगा। नाउ इट इज 25 और यह मिस स्पेल्ट है। स्पॉट द मिस स्पेल्ट वर्ड, यू नो मिसचीफ, यही तो गलत है यहाँ, मिसचीफ। अच्छा, एक ट्रिक मैं यहाँ सिखा देता हूँ, बाकी सारा सब सिंपल है, और वो ट्रिक यहाँ दिख भी रहा है, देखिए आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ। कभी भी आपको ई आई और आई ई में कन्फ्यूजन हो, ई आई एंड आई ई में आपको जब कन्फ्यूजन हो,
तो ई आई और आई ई के कन्फ्यूजन को आप दूर कैसे करेंगे, इसका ट्रिक ले लें हमसे। ट्रिक, सी अगर लेटर हो तो ई आई लिखें, और अगर अदर कोई भी लेटर हो, अदर लेटर्स मैं लिख देता हूँ, यानी अन्य सभी लेटर्स, तो वहाँ आप आई ई का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, मिसचीफ है तो यहाँ सी नहीं है, सी एच है, इसलिए आई ई एफ हुआ। यहाँ बिलीफ है यानी एल है, एल के बाद आई ई हुआ। यहाँ थीफ है, एच है, आई ई हुआ। यहाँ ग्रीफ है, आर है, इसलिए आई ई हुआ। लेकिन जब आप सी वाला लिखेंगे तो देखेंगे ई आई हो जाएगा। जैसे रिसीव, परसीव, कॉन्सीव, इसके अलावे भी लिख के देख लें, बिलीव, देखिए आई ई हो गया। तो जब हम सी वाला लिखेंगे, सी के पास लिखेंगे तो ई आई लिखना होगा, और अन्य लेटर्स के पास लिखेंगे तो आई ई। आप यह ट्रिक याद कर लें तो ई आई और आई ई का आपका कन्फ्यूजन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सेशन कैसा लगा, और अपनी राय देंगे और आगे क्या किया जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।